क्वेश्चंस जो हमारे हिस्ट्री के बचे हुए हैं कुछ कर लेते हैं उनको, ठीक है। उनमें से लिख लेना आज उनको जो आज बता रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट के जो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि आपने किए नहीं थे, तो आपको खुद करने हैं, मैं सिर्फ हिंट दूंगा उसमें। तो जिस हिसाब से आंसर लिखे जा रहे हैं आप उस हिसाब से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे, आई विल चेक कि आप उनको कर पा रहे हैं कि नहीं। गेट बंद करना। ये क्वेश्चन आपने लिखा नहीं था किसी ने ना, अभी दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें एज सच ऐसा कुछ नया भी नहीं है, ये एज इट इज आपको रीजंस दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। इसको लिखने में तो किसी को प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, बहुत क्लियर और बहुत सीधा सा आंसर है इसका। एज इट इज जो बुक में है उन्हीं को पॉइंट्स में आपको फॉर्मेट में चेंज करना है। जो बुक में दिया हुआ है एज इट इज उसको पॉइंट फॉर्मेट में चेंज करना है, लेकिन फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें कुछ कॉन्क्लूसिव पता नहीं है कि किस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हिस्टोरियंस ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमारे पास ऐसा कोई सटीक आंसर है नहीं इसका, तो इसीलिए कुछ अटकलें हैं, कुछ प्रोपोजिशंस हैं जो हिस्टोरियंस देते हैं अबाउट दिस डिक्लाइन, और वो क्या क्या है वो आपकी बुक में दिया है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 1900 BC, पहला स्टेटमेंट। पहले बताना पड़ेगा कब से डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। देन द डेफिनेट रीजन ऑफ डिक्लाइन आर नॉट नोन, however following several factors have been proposed by the historians that may have contributed to the decline of Indus Valley civilization और हड़प्पन civilization। और फिर उसके बाद एज इट इज जो लिखे हैं उनको मैंने पॉइंट में फॉर्मेट में चेंज कर दिया। फर्स्ट, चेंज इन क्लाइमेट। सेकेंड, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया। थर्ड, ड्राइंग ऑफ रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू कंटिन्यूअस ड्रॉट, या फिर इन्वेजन्स, या फिर फ्लड एंड शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स। कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहें बुक में, सिर्फ इतने तो मैंने इतने लिखे। इसके अलावा जो आप अर्थक्वेक और वो सारी चीजें भी डाल सकते हो डालना चाहो तो, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ जो बुक में दिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो अभी। लास्ट वाले 5 पॉइंट मिल जाएंगे, ये फर्स्ट का जो स्टेटमेंट है ये नोट डाउन कर लो। ये 5 पॉइंट एज इट इज आपकी बुक में, उसको पॉइंट फॉर्मेट में चेंज करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा कैसे लिखना है वो आप लिख लो। लिख लिया? लिखो। कॉपी नहीं लाए? कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, क्योंकि टाइपिंग में कई बार पता नहीं लगता टाइप करते करते। लिख लिया? इतना फास्ट कैसे आज? और वो 1 पेज लिख के लाओ दोनों। वो 1 पेज भी दिखाना है दोनों को। लाओ, दिखाओ, आप भी दिखाओ। अभी दिखाना है।
हाँ लो फिर से पेज गायब कर दिए। कल वाला कहाँ है? कल वाला इधर। आज जो बोला था वो कहाँ है? कल ही एक लिखा था। सर एक ये रहा। फिर से पेज ये इतना क्यों खराब करते हो? सर ये 2 लाइन लिखे। एक लाइन में सिर्फ 3 वर्ड लिख रहे हो आप। 3 है सर ये। 1 2 सर यहाँ 3 पे ये स्पेलिंग बढ़िया है ना। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 मैक्सिमम में 3 वर्ड हैं। आप 2 पेज लिखो कल से। लिख लिया? कौन बचा है? पूरा नहीं लिखना है, ये एज इट इज आपकी बुक में दिया हुआ नीचे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। ये तो बुक को 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाने आपको बुक वाले में जो दिए हुए हैं एज इट इज उनको। हो गया? एक ये क्वेश्चन था जो किसी ने भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे किया नहीं है इसको, जहां पर डिफरेंस पूछा हुआ है एक्यूलियन और सोहेनियन इंडस्ट्रीज में, तो उसमें दोनों को अलग अलग हेडिंग बना करके लिखना था और ये किसी ने नहीं लिखा। आपने जो लिखा हुआ है एक्यूलियन उसी में सोहेनियन का भी लिख दिया। नहीं लिखा है आपने एक्यूलियन, लेकिन उसमें सेकंड पॉइंट आप सोहेनियन इंडस्ट्री का लिख रहे हो। दिखाओ, उसमें भी सेम है। चेक कर लिया मैंने, सबकी कॉपी चेक की हुई है। सेकंड पॉइंट सबने सोहेनियन इंडस्ट्री लिखा है, पता है मुझे, याद है मुझे किस किसने क्या लिखा है। एक ने भी सही नहीं लिखा है इसको। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिखना है, ठीक है? थोड़ा सा जो आपकी बुक में दिया हुआ है और थोड़ा जो मैंने बताया था वहां पे सोर्स ऑफ एक्यूलियन इंडस्ट्री आपकी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है ना? तो वो हम एक एडिशनल पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अलग से, ठीक है? तो इसको अटेम्प्ट इस तरीके से किया जा सकता है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, लेकिन आप इस लाइंस पे लिख सकते हो, ठीक है ना? परफेक्ट आंसर कभी नहीं होता किसी का भी, बस थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है उसको, ठीक है? तो इसमें एक्यूलियन एंड सोहेनियन इंडस्ट्रीज वर 2 इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल इंडस्ट्रीज। पहले इंट्रोडक्शन में बताओ, उसको डिफरेंशिएट करने से पहले ये है क्या चीज। जिन इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर नोट लिखना है, ये है क्या चीज, पहले उसको तो डिफाइन कर दो। ये स्टोन टूल इंडस्ट्रीज है प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद हम अलग अलग करके उनके ऊपर नोट्स लिखेंगे, ठीक है? तो ये बताने के बाद दैट बिलोंग टू लोअर पैलियोलिथिक एज, और फर्स्ट हम पॉइंट डालेंगे एक्यूलियन इंडस्ट्री का, और उसके अंदर जो 2-3 पॉइंट्स हमारे पास हैं वो लिखने एज इट इज। वन ऑफ द पॉइंट इज इट हैड हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, इसीलिए जानी जाती थी। एक्यूलियन इंडस्ट्री किस लिए फेमस थी? फॉर हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, ठीक है? और फिर उसके बाद डाल दो कि ये इसका नाम कहां से आया है। एक्यूल साइट इन दी फ्रांस से आया है, वेयर सच टूल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड। इसीलिए उस इंडस्ट्री का जहां पर हैंडेक्स मिलते हैं, उस इंडस्ट्री को हमने एक्यूलियन इंडस्ट्री बोलना शुरू कर दिया। एंड लास्ट, इंडिपेंडेंट कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ हैंडेक्स वाज कंफर्म्ड इन इंडिया, आपकी बुक में दिया हुआ एज इट इज, ठीक है? बस इसमें से सोहेनियन को अलग करना है, उसमें दोनों का नाम लिखा हुआ है। और सेम इसमें अगर हम सोहेनियन इंडस्ट्री में जाएं तो इसमें आपको सबसे पहले चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स थे, और उसके बाद इसी में पेबल एंड फ्लेक टूल्स थे,
वो 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा इसका सोर्स हो गया, कहां से है, इसका नाम कहां से आया है, तो स्वर्ण रिवर इन पाकिस्तान, यहां से इसका नाम आया है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट में फिर से इसी पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दो, इट इज ऑल्सो कंफर्म्ड इन इंडिया। और लास्ट में जो उसका कंक्लूसिव स्टेटमेंट है जो आपका इसमें दिया हुआ है कि दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पे दोनों भी मिले हैं, वो आप लास्ट में लिख दो कॉमन बना करके। इस तरीके से पूरा इसके ऊपर एक ब्रीफ तैयार हो जाता है और आपको देखने में भी आसानी होगी कि हम किसके बारे में बता रहे हैं। थोड़ा क्लैरिटी मिलती है आंसर को पढ़ के कि हमको जो चीजें बताई गई हैं वो समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखोगे तो अपने आप ही आंसर बेटर हो जाएगा। खुद से सोचो कि आप खुद के आंसर को पढ़ के समझ पा रहे हो उसको कि जो पूछा वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आप ही एग्जामिनर हो आपके आंसर को चेक करने के लिए, तो उस केस में क्या आप क्लियरली उस चीज को समझ पा रहे हो जो पूछा है, वो आपने रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया है। तो एटलीस्ट जब आंसर लिख रहे हो तो एक थॉट आपका इमेजिनेशन उस तरीके की होनी चाहिए, आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस आंसर को लिख लो, ये किसी ने सही नहीं किया। ठीक है, तो ये लिख लो सभी। हेडिंग कईयों ने बनाई है एक्विलियन इंडस्ट्री, लेकिन उसके अंदर लिख रहे हैं सोनियन। जब एक्विलियन की हेडिंग है तो उसके अंदर सिर्फ एक्विलियन इंडस्ट्री के बारे में लिखो। कॉमन चीजें लिखनी है तो उसके लिए अलग से नीचे कंक्लूजन की जगह है। हाँ लिखो लिखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अभी तो रफ में कर लो, बाद में फेयर में उतार लेना। आपने मिक्स करके बता दिया। जब बोला है कि दोनों के ऊपर नोट लिखो तो दोनों अलग अलग क्लियर होने चाहिए। एक्विलियन कौन सी है, सोनियन कौन सी है, पता तो लगे, तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो डिफरेंस करके उस टाइप से लिखो कि दोनों अलग अलग से हमें पता लगे कि एक्विलियन इंडस्ट्री कौन सी और सोनियन कौन सी। ये पेज बाद में रहेगा आपके पास। क्या लाइव नहीं है अभी, जैसे रिकॉर्ड लाइव क्लासेस थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए उसमें क्वालिटी डाउन हो जाएगी। लाइव क्लासेस में होता क्या है कि थोड़ा सा वो उस क्वालिटी पे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। ठीक है, हो तो जाएगा इसी से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब रिकॉर्ड कर रहा होगा वो लैपटॉप में सेव होता है, तो उस क्वालिटी पे सेव नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लिख लिया आपने? लिखो फिर, लेट करोगे फिर बाद में। पढ़ाते समय सिर्फ समझाने नहीं, राइटिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के राइटिंग स्किल्स ही हैं जो आपके काम आने वाली है। क्योंकि मैक्सिमम आप यूपीएससी का टारगेट लेकर चल रहे हो, उसमें जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। आपकी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सीखना शुरू करो कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना, कैसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम आंसर्स में। इवोल्यूशन का पीरियड गलत लिखा होता कीर्ति ने।
पहले बता देना, अगर आगे कोई टेस्ट हो तो पहले बता देना। नहीं, सरप्राइज टेस्ट होंगे। आप तैयारी रखो अपनी डेली बेसिस पे। बिल्कुल हो सकता है। इसका तो हुआ क्या है? बिल्कुल हो सकता है। सरप्राइजेज में कम एनी टाइम। ठीक है ना, अगर बता के आया हो तो सरप्राइज टेस्ट कैसे बोलेंगे उसे? कोई बात नहीं, क्लास टेस्ट हम डिज़ाइन करेंगे आपकी छुट्टियों से पहले, तो उस टाइम पे देखेंगे। छुट्टियां करने से पहले क्लास टेस्ट होंगे आपके। अभी देखते हैं, सोच रहे हैं। कितनों ने लिख लिया? अभी बचे हुए हैं काफी। ओके। वैसे 20-25 दिन तो करेंगे, 1 महीना तो करेंगे, देखते हैं, लेट अस सी। 1 महीना पूरा देखेंगे। लिख लिया? प्रोजेक्ट के तो इस नहीं करेंगे। लिख लिया? सर हिंदी का तो स्टार्ट करेंगे। छुट्टियों के बाद क्या? किस किस का बचा अभी? लिख लिया? क्या? हाईलाइटिंग। लिख लिया? लिख लिया सबने? करें नेक्स्ट? ये ऑलमोस्ट सभी ने ठीक किया हुआ है। ये लगभग सबने ठीक किया इसका आंसर, लेकिन जो लिखा हुआ एज इट इज लिख दिया। एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से किसी ने ऐड करने की कोशिश नहीं की है ना?
भी आपने कहा ठीक है। लिखा तो ठीक है, लेकिन कुछ और चीजें ऐड की जा सकती हैं जो आपको पैराग्राफ में, जो आपकी बुक ने 4 पॉइंट लिख के दे दिया, आपने सिर्फ वो 4 पॉइंट लिखा और खत्म कर दिया, है ना। जो पैराग्राफ में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। आप जैसे शुरुआत करना है तो शुरुआत भी कर सकते हैं, ये शुरुआत नहीं की किसी ने। जब हम मिडल पैलियोलिथिक एज के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो मिडल पैलियोलिथिक एज क्या है वो तो बताओ पहले, ये किस टाइम से किस टाइम के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया यहाँ से हमें देना चाहिए कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो इस पीरियड में एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा चेंज करो और उसके बाद आप लिख सकते हो, जहां पर आपकी बुक में ये 4 चीजें दी हुई हैं एज इट इज। 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो पैराग्राफ में से, जैसे फर्स्ट साइट वाज आइडेंटिफाई दी संकालिया। ठीक है, ये उसमें आप अलग से लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, फ्लेक इंडस्ट्री वाज प्रीडोमिनेंट इस दौरान। ठीक है, ये तो 1-2 पॉइंट हैं जो आप पैराग्राफ को पढ़ोगे उसको तब तो वहां से निकाले जा सकते हैं आराम से। क्लियर है, नेक्स्ट करो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ठीक किया है, कुछ एडिशंस आप कर सकते हैं जो करना चाहे। ये लिखा सबने ठीक है, नहीं लिखा है, ये लिखा है और प्राची ने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी सबने इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया। हाँ, आपने भी पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, लेकिन स्टेट्स उसके साथ नहीं लिखे, साथ में लिखे। ठीक है, मैक्सिमम ने इसको पैराग्राफ में लिख दिया, लेकिन जो साइट्स हैं उनके सामने उनके स्टेट दिखाने के लिए उनको अलग से इस टाइप से लिखा जा सकता है, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, अदरवाइज ठीक है। पैराग्राफ में ना लिखो और इस टाइप से लिखो तो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे जाता है कि हम कौन कौन से साइट्स की बात कर रहे हैं और वो किस किस स्टेट में। ठीक है, और यहाँ तक मैक्सिमम ने खत्म कर दिया है, ये लिखी नहीं है नीचे वाली, मैक्सिमम ने यहाँ तक खत्म कर दिया है, इनको मिस किया हुआ है। जो मैक्सिमम ने किया है ये नीचे वाली साइट्स लिखी ही नहीं है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम ने लिखे ही नहीं है। ठीक है, तो लिखने में बहुत ज्यादा लापरवाही करते हो। सेम इसमें एज इट इज जो आपकी बुक में दिया है वो कॉपी कर दिया है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, एज इट इज लिखा है, बस इंट्रोडक्शन आप यहाँ लिख सकते हो थोड़ा सा कि हम जब मेसोलिथिक कल्चर की बात कर रहे हैं, मेसोलिथिक कल्चर आएगा किस टाइम पे। ठीक है, तो किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो मेसोलिथिक एज कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़े से फीचर्स हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं इसके, जैसे द मेसोलिथिक कल्चर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है इन इंडिया। तो यहां पर इन इंडिया मेसोलिथिक कल्चर अपीयर्स अराउंड 10,000 BC। ठीक है, तो इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया में कब आया था, अलग अलग वर्ल्ड में तो अलग अलग टाइम पे चल रहा है, लेकिन इंडिया में इट अपीयर्ड अराउंड 10,000 BC। द कल्चर इज असाइन्ड टू प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स। मेसोलिथिक कल्चर हम किसे बोलते हैं, नियोलिथिक से पहले। नियोलिथिक हम किसको बोलेंगे, जहां एग्रीकल्चर आया है, तो एग्रीकल्चर से पहले का पीरियड इज मेसोलिथिक। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट फीचर्स कौन से हैं, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 1-2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज काफी पॉइंट दिए हुए हैं उसमें, तो वो आप एज इट इज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं। 2-4 क्वेश्चंस और हैं, ये आपने लिखा नहीं, लिखना है, लेकिन ये आपने अभी तक लिखा नहीं है ना कॉपी में। बॉर्डर सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसके चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख दो। इतना ही था इस आंसर में।
ठीक है, तो ये लिख लेना आप सभी। तो सबसे पहले एरिया बता देना अप्रोक्सीमेटली किस एरिया में फैला हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान में है, और इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो ये हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करो, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है। क्या चीज? लिखोगे तो बेहतर रहेगा, क्वेश्चन के आंसर्स थोड़ा सा रिवीजन भी रहता है उसमें। ठीक है, ठीक है। इसको चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, बिल्कुल डायग्राम भी बना सकते हो। इवन यहाँ पर भी इसको और थोड़ा सा अच्छा करना है तो आप इंडिया का मैप बनाओ, कोशिश करो बनाने की अपने हाथ से, और उस मैप में इन साइट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन कौन सी साइटें हैं, वो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, इसको और अच्छा करना है तो आप यहाँ पे मैप बना सकते हो, और मैप बना करके इन साइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो वहां पर। ठीक है, ये अभी तक लिखा नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करोगे आप लोग, किसको लिखें कैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करो, वही लिखा है जो आपकी बुक में है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस उसको मैंने हेडिंग दे दिया, हर एक पॉइंट को, हर पॉइंट को मैंने हेडिंग दिया। जब क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछा है तो क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी, आपकी पहली लाइन यहीं से शुरू हो रही है, और सेकंड लाइन भी है, पीपल ड्यूरिंग हड़प्पन इकोनॉमी वर, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। द पीपल ड्यूरिंग दी हड़प्पन इकोनॉमी वर स्किल्ड आर्टिजन्स, वो बहुत सारे क्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, और उनमें से कुछ के अगर हम देखें फीचर्स तो ये हैं। अगर हम यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले मेजर क्राफ्ट्स क्या थे, ये लाइन एज इट इज आपकी बुक में, मैंने सिर्फ उसको हेडिंग दी है मेजर क्राफ्ट्स, जहां पर आपकी बुक में एज इट इज ये लिखा हुआ है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। उसके बाद उन्होंने लिखा है ये किस चीज से बने थे, मैंने सिर्फ उसको हेडिंग देने का काम किया, मटेरियल्स, मटेरियल यूज्ड, एज इट इज लिखा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें। ठीक है, और लास्ट में डिजाइन, इन्यूमरेबल डिजाइन एंड डेकोरेशंस दे वर यूजिंग। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं उसको। और लास्ट में जो आपका साइट्स दी हुई है और मटेरियल दी हुई है, कहां कहां पर क्या था। ठीक है, ये लोग आप लिखते नहीं उसमें, अगर आप इसको लिखते भी तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप इसमें मिस करते, इसको उसमें इंक्लूड करते ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है, इसीलिए इसको अभी मत लिखो, ये घर जाके लिखना आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने लिखा नहीं है, तो खुद से कोशिश करना, अभी एक आइडिया मिल गया कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? बिलीफ सिस्टम ये भी दिया हुआ है, मैंने उनको सिर्फ पॉइंट में कन्वर्ट किया, बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि बिलीफ सिस्टम के बारे में हमको कोई कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट अभी तक जो मिली है या नहीं भी मिली है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड है। किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पन्स। हाँ, हड़प्पन्स में तो स्क्रिप्ट मिली है, वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डिसाइफर, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमें जो भी बिलीफ और फेथ सिस्टम के बारे में पता लगता है वो उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हमें जो बिलीफ और फेथ सिस्टम के बारे में पता लग रहा है इस पीरियड का, तो वो कहां से पता लगा? थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए कॉन्क्रीट उसके बारे में एग्जैक्ट हम उसके बारे में नहीं बता सकते। तो जो भी आइडिया मिलता है हमें इन चीजों से मिलता है, और वो चीजें क्या है नीचे लिख दो, जो आपकी एज इट इज बुक में दी है, उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बना करके जो भी बुक में दिया है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसमें एक दो पॉइंट ऐड किए हैं। पशुपति शिवाशील, that was found at Mohenjo-daro. Priest King, that was found at Mohenjo-daro. ये दो पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, अदरवाइज उस पैराग्राफ में एज इट इज ही है। जो आपका फेथ एंड बिलीफ वाला जो पैराग्राफ है उसमें एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको लिखने की कोशिश करना, कल लिख के लाने हैं सारे।
इसको बहुत गलत लिखा है सबने। जहां पर डिस्क्राइब करने की बात की गई है प्री हिस्टोरिक इंडिया को, पता नहीं क्या क्या लिखा उसमें, कौन सी कहानी आप उठा के लाए हो समझ में नहीं आता। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है आपने वही लिख दिया, लेकिन वो प्री हिस्टोरिक इंडिया इसके बारे में, प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में बता क्या रहा है वो, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें है ही नहीं। आपने लिख दिया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वर्ल्ड में हर जगह पे था, अफ्रीका से लोग आने शुरू हुए, अफ्रीका के बारे में पूछ ही नहीं रहा वो, क्वेश्चन स्पेसिफिक है। अफ्रीका में क्या चल रहा था कोई नहीं पूछ रहा आपसे, और आपने वहीं से उसको उठाना शुरू किया है कि अर्ली एविडेंस ऑफ ह्यूमंस वर फाउंड इन अफ्रीका, और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, दे स्प्रेड टू द वर्ल्ड। ये पूछा कहाँ है इसमें क्वेश्चन में? तो जो आपने आंसर लिखा है उसको थोड़ा सा ये देखो कि पूछा क्या है, ठीक है? तो हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखना है इसको। तो सबसे पहले जब प्री हिस्ट्री की बात की जा रही है तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है कौन सा, वो बताओ। तो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब ये पीरियड कौन सा है? तो यहां पर हम लिखेंगे पीरियड इज कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन 2 मिलियन एंड 1 मिलियन ईयर्स अगो, एज इट इज आपकी बुक में। लेकिन ये इसको हम मानते क्यों है? प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा यहां से शुरू हो रहा है क्योंकि इसके बाद द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर मिला वो किस पीरियड का मिला है? इस पीरियड का मिला है, नर्मदा ह्यूमन। यहां बताओ फिर उसके बाद कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो कौन सा है। जब आपने इसकी बात कर ली तो इसको भी डिफाइन करो, ये क्या चीज लिख रहे हैं हम, नहीं तो ये हाफ रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, पता नहीं लगेगा आपने क्या लिख दिया। तो यहां पर लिखो अर्ली ह्यूमन होमो इरेक्टस इज लाइकली टू हैव रीच्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस पीरियड के दौरान जिसका हम एविडेंस की बात कर रहे हैं। द ओनली एविडेंस फाउंड इज इन हाथनोरा होशंगाबाद नोन एज नर्मदा ह्यूमन। अब इसके बाद क्लियर हो जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जब सेंटेंस लिखो तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रैंडमली नहीं लिखना है, ठीक है? और उसके बाद फेजेस, किसको कितने फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को, वो फेजेस आप यहां पर लिखो, लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है? ये तो हमने, और उसके बाद ये भी दिया हुआ है पीरियड बिफोर स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड इनटू, आपकी बुक में से है, मैंने अलग से इसमें कुछ नहीं लिखा, एज इट इज ये लिखा हुआ है, बस मैंने उनको थोड़ा सा हेडिंग दे दिया। और उसके बाद ये 2 पॉइंट और लिख दो, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर्स, कैसे कर रहे हैं हम प्री हिस्टोरिक इंडिया में। क्लासिफिकेशन हमने किया कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक, क्रोनोलॉजिकल और लिथिक एविडेंस, इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम कल्चर्स को। और उसके साथ साथ नेमिंग ऑफ कल्चर्स हम कैसे कर रहे हैं? हेडिंग बनानी है आपने, जो आपको लिखा हुआ है, जो आपके पास अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं से ही आप कैसे आंसर अच्छा लिख सकते हैं, ये सीखना आपको, ठीक है? जो अवेलेबल है एज इट इज पैराग्राफ लिखो और इसको पढ़ो, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इसमें कम से कम जब हेडिंग दे रहे हैं तो एटलीस्ट वी नो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में किन किन चीजों की बात कर रहे हैं हम, हमने उसकी डेफिनेशन बताई, हमने उसका पीरियड बता दिया, हमने उसको किन किन फेजेस में डिवाइड किया वो बताया, हमने उसके क्लासिफिकेशन बताया कल्चर्स का कि कैसे किया, फिर हमने ये भी बताया कि वहां पे जो कल्चर्स आ रहे हैं उनकी नेमिंग कैसे हो रही है। तो हेडिंग एक क्लैरिटी देता है हमें कि हमें इसको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है? लिखना है दोबारा सभी को, ठीक है? नेक्स्ट, कंपेयर दी लोअर एंड मिडल पैलियोलिथिक, ये मोस्टली ने सही लिखा है, इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस टेबल बनानी है इसमें, लोअर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक कल्चर, बस यहां पर बना करके जो अच्छा होगा वो इस तरीके से होगा। पहले यहां पर हेडिंग बनाओ पीरियड, फिर लिखो एग्रीकल्चर, फिर लिखो टूल्स, और फिर लिखो उसका वे ऑफ लाइफ। इस तरीके से पॉइंट बना करके फिर उनको डिफाइन करो यहां पर भी, ताकि डिफरेंस पता लगे, ठीक है? जो किया है ठीक किया है, लेकिन उसमें आप एडिशन ये कर सकते हो,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। नियोलिथिक कल्चर इन कश्मीर रीजन वाज कंटेम्परेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसी ने सही नहीं लिखा, एक ने भी सही नहीं लिखा इसका आंसर। यहां पर आपको कैसे नियोलिथिक कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ था, उनमें रिलेशंस किस तरीके से आपने एस्टेब्लिश किए, कोई एविडेंस तो दिया ही नहीं। ट्रेडिंग सिर्फ आपने लिख दिया ट्रेडिंग थी, उसका एविडेंस तो दो, क्या ट्रेडिंग थी। किसी ने नहीं लिखा कॉपर एरोहेड मिला हमें। ठीक है, इसको 2-3 हिस्सों में आप बांट सकते हो। सबसे पहला आप इसमें डालो कंटेम्परेरी पीरियड। कि जिस टाइम पे नियोलिथिक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था कश्मीर में, उसी टाइम पे हड़प्पन कल्चर भी था, तो देवर कंटेम्परेरी थे, तो किसी ना किसी तरह का रिलेशन रहा होगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिससे हम कह रहे हैं। दूसरा रीजन हम क्या कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी। दूसरा रीजन क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी, कि कश्मीर वाज नियर टू दी इंडस वैली साइट्स, बहुत नजदीक थे, और नजदीक होने के कारण जब मेसोपोटामिया से रिलेशन मिले हैं तो क्या यहां नहीं होंगे। तीसरा रीजन लिखो, ट्रेड, और ट्रेड में लिखो पॉटरी और वो सारी चीजें। चौथा रीजन लिखो एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चरल एविडेंसेस यहां पर हैं लगभग सिमिलर से उस टाइम पे हैं, वहां पर वही वीट बार्ले वो सारी चीजें मिली हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर है। और क्या लिख सकते हैं हम यहां पर। अब उसके बाद एविडेंसेस की बात करो, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं। लेंटिल इंडिया में था ही नहीं, सेंट्रल एशिया से लाना पड़ रहा है। उसके बाद कॉपर एरोहेड, कॉपर होता ही नहीं था यहाँ पे, कॉपर के लिए राजस्थान जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं राजस्थान से ट्रेड चल रहा है। कि दिस शोज कि दीज पीपल वर हैविंग रिलेशंस विद द आउटर वर्ल्ड आल्सो। और उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा था दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग में आपको इसको लिखना है। मैं जानबूझ के इसका आंसर लिख के लाया क्योंकि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, तो आपको ये लिख के लाना है। आई विल चेक कि आप उसको समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं हमारे क्लियरली। लिख के लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑलमोस्ट सभी ने ठीक किया है। साइट्स बताई है और उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर में सब ने कंजूसी बरती है। 2 पॉइंट लिखे हैं बस, मैक्सिमम 3 है, उसके अलावा किसी ने लिखा ही नहीं है। उसमें नहीं है तो हमें तो पता है ना नियोलिथिक कल्चर में क्या होता है। पॉटरीज हैं, एग्रीकल्चर है, वो मड हाउसेस बना रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया था साउथ वाज नोन फॉर मेगालिथिक कल्चर। और वो जो बरियल की साइट भी मैंने दिखाई थी वहां पर मेगालिथिक कल्चर में बरियल की साइट भी बताई थी। तो नियोलिथिक कल्चर के 2-3 फीचर उठा करके यहां लिख दोगे तो कौन सा गलत हो जाएगा। जब हम इसको नियोलिथिक कल्चर बोल रहे हैं तो वो फीचर यहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो लिखने में क्या दिक्कत है। जो बुक में लिखा है बस वहीं तक रह गए। जब नियोलिथिक पीरियड बोल रहे हैं तो उसके फीचर्स यहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो एक आधे कॉमन फीचर्स लिखो यहां। दे वर यूजिंग potteries, they were doing practice of agriculture। उसके बाद they were having settled life। तो बहुत सारे फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कंजूसी नहीं बरतनी है, 2 पॉइंट पे सीमित मत रहो। जिसने देखा उसी ने वही 2 पॉइंट लिखे हुए, बस। ऐश माउंट्स लिखा है, उसके आसपास सेटलमेंट था, और दूसरा बरियल्स, बस। तीसरा पॉइंट ही नहीं है किसी के पास। ठीक है, थोड़ा सा सोचो कि ये किस पीरियड की बात हो रही है, क्या फीचर हो सकते हैं।
मेगालिथिक ऑलरेडी मैंने बताया था कि साउथ में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, और कौन सा है? इंडस, ये तो लिखा है सबने, लेकिन बहुत घुमा फिरा के लिखा है, बहुत डायरेक्ट किसी ने नहीं लिखा है। इसका तो बड़ा सीधा सा एक लाइन का आंसर है, फर्स्ट साइड थी। हाँ, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखना है तो लिखो कि नेमिंग ऑफ द कल्चर्स किसके बेसिस पे करते हैं, वो पॉइंट लिखो, और उसके बाद लिखो कि एज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी फाउंड, इट इज नेम्ड आफ्टर दैट साइट, और इसीलिए हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। बस इससे ज्यादा क्या डिटेल में लिखोगे, और कुछ है नहीं इसमें डिटेल में लिखने को, तो जबरदस्ती नहीं खींचना है। ठीक है, लास्ट, व्हाट अबाउट प्लांट टाउन, राइट अबाउट द प्लांट टाउन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सा है इसका। प्लांट टाउन के क्या फीचर्स थे वो सारी चीजें लिखनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख के लाना है। तो सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, और कॉपी कब जमा करोगे? कल या परसों? परसों।